नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 1 बज रहे हैं। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ सुनील चौगांवकर जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी है, बहुत स्वागत है आपका। राहुल महाजन जी और राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। आज सबसे पहले बात होगी जंतर मंतर वाली कहानी की, जंतर मंतर वाले प्रयोग की, जो 20 दिनों से चल रहा था लेकिन 2 मिनट में ही खत्म हो गया। आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में जंतर मंतर पहुंचे, सफेद चादर से मंच को कवर किया और देखते ही देखते वांगचुक को वहां से हटाकर सीधे सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। सफदरजंग अस्पताल की तरफ से सोनम वांगचुक का मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है। वो मेडिकल बुलेटिन भी आपको बता दूं, अस्पताल का कहना यह है कि लगातार उपवास की वजह से शरीर में पानी की कमी हो गई थी, लेकिन अभी वांगचुक की स्थिति स्टेबल दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश मिला। यह आदेश पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से आया। हेडक्वार्टर से आदेश मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सुबह 5 बजे जंतर मंतर के पास इकट्ठा हुए। डीसीपी नई दिल्ली ने सभी पुलिसकर्मियों को आगे की कार्रवाई का ब्रीफ कर दिया। फिर 7 बजते बजते कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में, एंड टू बी प्रिसाइज सफेद टी शर्ट में, काली पैंट में, वहां पर हाथों में सफेद चादर लेकर मंच के पास पहुंचे। आला अधिकारियों का इशारा मिलते ही सभी पुलिसकर्मी जो सिविल ड्रेस में थे, सफेद चादर उन्होंने तान ली, एक पर्दा बना लिया गया, वहां पर मंच की तरफ चढ़े और फिर सोनम वांगचुक को कवर किया गया। पुलिस ने सफेद चादर से मंच को इसलिए कवर किया ताकि जब पुलिस डॉक्टर्स की देखरेख में सोनम वांगचुक को अस्पताल शिफ्ट करे तो फिर ये वीडियो बनाकर लोग इसे वायरल ना करें। एक तस्वीर भी आई जिसमें सोनम वांगचुक अपना हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो वेव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी तस्वीर है वो सब आप लगातार सुबह से इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महज 2 मिनट में ये सारा काम हो गया। ये तस्वीर आप फुल फ्रेम ये तस्वीर देखें और सोनम वांगचुक को डॉक्टर्स के दिशा निर्देश में, पुलिस की प्रोटेक्शन में यहां से एम्बुलेंस में डाला गया और फिर अस्पताल ले जाया गया और वहां पर सफदरजंग में उनका इलाज किया जा रहा है। और मेडिकल बुलेटिन मैंने आपको बता दी कि उनकी हालत स्थिर है। अब सवाल ये है कि अब जंतर मंतर पर क्या होगा। सवाल यह है कि क्या जंतर मंतर की पिक्चर बदल जाएगी, क्योंकि सोनम वांगचुक दरअसल इस पूरे प्रोटेस्ट का सोल कहे जा रहे थे, आत्मा कहे जा रहे थे। उनके इर्द गिर्द ही सारी सियासत भी हो रही थी, चाहे वो तमाम राजनीतिक दल हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब, या सुप्रिया सुले हो, आदित्य ठाकरे हो। और आज की जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो ये है कि अब आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मंच पर जाने की इजाजत नहीं है। जो भी आएगा वो नीचे बैठेगा, आम प्रदर्शनकारियों के साथ ही रहेगा। पर सवाल यह भी है कि अब प्रदर्शनकारी बचेंगे कितने? क्या मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पूरा खेल निपटा दिया गया है? देखिए, मुझे कल रात में मेरी पत्नी मुझसे बात कर रही थी, बोला सोनम वांगचुक का क्या होगा। तो मैंने कहा आज रात उठा लिए जाएंगे। और सुबह जब मैं चाय के लिए बैठा तो उन्होंने कहा तुमको किसने खबर दी थी? मैंने कहा मुझे कोई खबर नहीं थी, किसी ने खबर नहीं किया था। ये इंट्यूशन था कि इतने दिनों तक इनको रखा क्यों जा रहा है, जबकि इनके हेल्थ लगातार डिटोरेट कर रहा था। और कल मैंने देखा, आज एक लेफ्ट का एक ये अखबार ही है, उसमें एक छपा है कुछ, जो पूरा एक गिरोह है लेफ्टिस्टों का, जो एक्टिविस्टों का एक पूरा एक गिरोह है, जिसमें एमिनेंट एकेडमिशियंस वगैरह कि धर्मेंद्र प्रधान के नाम एक पत्र है, और यदि आप इस्तीफा नहीं देते हैं और सोनम वांगचुक की स्थिति रोज खराब हो रही है और यदि इनके साथ कुछ हो गया तो आप ही जिम्मेदार होंगे। ठीक। तो मोटा मोटी एक तौर से लगाया जा रहा था कि सोनम वांगचुक को आगे करके एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी थी। और मुझे लगता है कि मैं इसी संदर्भ में जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जो चेंज है वो भी मैं इसी संदर्भ में देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है इसको ठीक तरीके से नहीं निपट पाई, क्योंकि 20 दिन से, आज सोनम वांगचुक 20 दिन से ज़्यादा हो गया था, सोनम वांगचुक जो है वो वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे।
उनको कब को उठा करके और अस्पताल में लेकर चला जाना चाहिए था। इस बीच में यदि कुछ भी ऐसी घटना घटित हो जाती तो वाकई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता। देखिए, सोनम वांगचुक के सहारे जितने कांग्रेस पार्टी और बाकी सारी पार्टियां थी वो संसद सत्र से पहले कुछ न कुछ रकस्त क्रिएट करना चाहते थे। मुझे लगता है सरकार को इस बात की भनक थी और इसके आधार पर उन्होंने इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है। नहीं, लेकिन सर कोई भी धरना प्रदर्शन, इसकी तो इजाजत हमारे देश में है ही। कोई अगर डिसेंट है, मैं अपनी बात इसलिए कंप्लीट करना चाह रही हूँ सर, इसे आप समझें, मैं इसलिए कह रही हूँ सोनम वांगचुक के जो मेरी इंफॉर्मेशन है, सोनम वांगचुक लगातार संपर्क में थे और उनके संपर्क में थे जहां से कहीं से कोई सोल्यूशन निकल सकता था, लेकिन जिनके वो संपर्क में थे उन्हें ऐसा आभास था कि भाई इन्हें हाईजैक कर लिया गया है। तो सोनम वांगचुक से तो बात की जा सकती है, लेकिन जो उन्हें हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, उनके कंधे पर बंदूक तानकर वार करने की कोशिश कर रहा है, सरकार वो नहीं होने देना चाहती। मैंने इसीलिए आपको इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी से लेकर के बाकी जितने लेफ्ट का गिरोह जिसका आज लेटर छपा है, और वो सारे के सारे इनके संपर्क में थे और उनको आगे खड़ा करके एक आंदोलन की तैयारी चल रही थी। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये भी देखिए कोई पहली घटना तो है नहीं कि जहाँ से किसी के आंदोलनकारियों को वहाँ से उठा करके रखा गया था। आखिर ये जो रामलीला मैदान है वहाँ पर बाबा रामदेव क्या कर रहे थे? कोई हिंसा तो कर नहीं रहे थे। वहाँ पर बाबा रामदेव क्या कर रहे थे? हिंसा तो कर नहीं रहे थे, लेकिन उनको उठा करके जिस प्रकार से लाठीचार्ज, यहाँ तो लाठीचार्ज भी नहीं हुए, मारपीट भी नहीं हुए, लेकिन उनके समर्थकों को तो पीटा गया था। कांग्रेस पार्टी ने पिटाई की थी उनका, रातों रात एक साधु और एक सन्यासी को, जो कि भूख हड़ताल क्या, वो तो चुपचाप बैठे हुए थे, रोज उन बात और भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। तो वो भी तो एक है, कांग्रेस पार्टी ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर वही काम किया है। उन्होंने दिखाया कि भाई कोई न कोई इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी काम कर रही है, एक अच्छी स्थिति से नहीं है। ठीक है, आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, कल जाकर के दो दिन बाद संसद का सत्र शुरू होने वाला है, वहाँ सरकार की पार्टी में, वहाँ विपक्षी पार्टियां जो है इन मुद्दों को उठाएगी, संसद में इस पर बहस होगी, बहस होनी भी चाहिए संसद में बहस। और उसके लिए क्या धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं, नहीं जिम्मेदार हैं, ये भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। लेकिन जो सोनम वांगचुक कर रहे थे वो लद्दाख के मूवमेंट में, चूंकि लद्दाख में उनको उतना समर्थन अभी इस प्रकार नहीं मिल रहा था, तो आकर के वो कॉकरोच पार्टी के साथ खड़ा किया, जो कि विपक्षी पार्टियों का एक प्रॉक्सी, एक फ्रंट खड़ा हुआ है। मैं तो इससे सर प्रॉक्सी भी अभी नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसकी तुलना 2010 और 11 से करती हूँ तो उसके मुकाबले ये कहीं पर भी ये प्रदर्शन टिकता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। ये अब मेरी धारणा हो सकती है या मेरा असेसमेंट हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। राहुल जी, मैं अब इस प्रदर्शन का भविष्य जानना चाहती हूँ। अब इस प्रदर्शन का भविष्य क्या है? आपने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो विरोध प्रकट करने का अधिकार है, तो फिर क्यों नहीं करने दिया गया, ये आपने सवाल पूछा। तो उसमें बड़ा सिंपल सा है कि उनकी हेल्थ जो है सोनम वांगचुक की वो खराब हो रही थी, डिटीरियोरेट, और हाईकोर्ट ने भी कहा हुआ है कि भाई आपको प्रिजर्व करनी चाहिए लाइफ। तो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी हेल्थ जो है डिटीरियोरेट हो रही है तो उसे जो है मेडिकल हेल्प, चाहे वो जबरदस्ती करना पड़े, मेडिकल हेल्प दिलवा के कोशिश की जानी चाहिए। वैसे तो होता ये है कि मना लिया जाता है, जनरली नेता आते हैं बाकी पार्टियों के, सरकार की तरफ से भी आते हैं और मना लेते हैं, जनरली इसी तरह से इसको तोड़वाना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर वैसा नहीं हो पा रहा था तो प्रिजर्व करना जरूरी था। अब दूसरी बात है कि क्या ये प्रदर्शन जो है वो किसी खराब मुद्दे पे हो रहा है? भाई एजुकेशन का मुद्दा हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले 20 सालों में 150 पेपर लीक हो गए विभिन्न राज्यों में, जिसमें ऑपोजिशन की भी सरकारें, 150 पेपर लीक हो गए। क्या ये मुद्दा बड़ा नहीं है? क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए थी? अगर सोनम वांगचुक इसको उठा रहे हैं तो बात सही है, उस पर सरकार को कोई सिग्निफिकेंट कदम उठाने चाहिए। ठीक है कि भाई इस तरह से ना हो। वैसे भी सरकार ने इस बार नीट की परीक्षा करवाई है, तो उसमें नहीं। तो मेरा ये कहना है कि मुद्दा सही था। केवल मंत्री का इस्तीफा मुद्दा सही है या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मुद्दा सही है? और मुद्दा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। नहीं, देखिए, मैंने क्यों इसे सरन्ना आंदोलन से कंपेयर किया? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक लड़ाई शुरू हुई और लोकपाल बिल लाने के लिए लड़ाई शुरू हुई, तो उसका फलक बड़ा था, जनता जुड़ी भी बड़े पैमाने पर। आज क्या वो जनता आपको यहां दिखाई देती है? क्या वो फलक बड़ा दिखाई देता है? क्या स्टेक होल्डर्स आपको दिखाई देते हैं?
मैं आपके नजरिए से समझना चाह रही हूँ, अब इसका भविष्य क्या है जब सोनम वांगचुक यहाँ से अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं? अब इस प्रदर्शन को आगे कैसे बढ़ा पाएगी ये कॉकरोच जनता पार्टी? उसी पे मैं बात कर रहा था कि आपने कहा कि क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है? धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है क्योंकि वो हेड है ना? क्या उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। इससे पहले भी मंत्रियों ने विभिन्न विषयों पर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों को छोड़ा है। हमने भी चर्चा की है यहाँ पे, मैं ये भरपूर बोल चर्चा की। यहां तक की ये बात सही। अब इसका भविष्य क्या है ये डिपेंड करेगा। देखिए, इस आंदोलन को वैसे भी, जैसे आपने भी कहा, बहुत ज्यादा समर्थन मिल नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि, वैसे अगर हमने देखा है हमारे देश में प्रदर्शनों को बहुत बड़ा बड़ा समर्थन मिला है। कई जगह पे मतलब ऐसे प्रदर्शन हुए हैं या ऐसी मूवमेंट्स खड़ी हुई जहां सरकारें चेंज हो गई, ऐसे भी मूवमेंट्स हुई। लेकिन इस प्रदर्शन को कोई खास जो है तवज्जो नहीं मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि ऑल इंडिया से लोग जो हैं इसमें जुड़ गए हैं, पूरे देश से जुड़ गए हैं और इस तरह से हो रहा है। तो देखना पड़ेगा सोनम वांगचुक जब वापस आते हैं क्या वो इस आंदोलन को जारी रखते हैं, क्या उनके पीछे जो लोग हैं, दीप के जैसे लोग जो हैं, क्या वो इसको आगे बढ़ा पाते हैं, ये देखना हो। ये हम भी देख रहे हैं। लेकिन 20 दिनों से जो जंतर मंतर का स्पॉट था वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था सियासतदानों के लिए भी। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेता जंतर मंतर पहुंचकर सियासत कर रहे थे। आज जब पुलिस ने वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया तो विरोधियों को सरकार को घेरने का मौका मिला। अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सचिन पायलट, सोनम वांगचुक को लेकर और ममता बनर्जी तक का पोस्ट भी है। बहुत सारी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जो 3 चुनिंदा बाइटें हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूं। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी करके, धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। बहुत ही निंदनीय ऐसी कृति सरकार ने की है। और जैसे मैंने अभी अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का संबंध रहा नहीं है, ना ही इन लोगों को जनता का ख्याल है और ना ही इन लोगों को प्रशासन करना आता है। जो भी युवा वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वांगचुक जी वहाँ जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि नीट का पेपर, नीट की जो एग्ज़ाम थी वो ठीक तरीके से ये लोग ले नहीं सकते। और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। आज भी, इसके पहले भी अनशन, बहुत सारे अनशन हुए हैं। महात्मा गांधी जी भी अनशन करते थे, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था और उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। अभी भी समय नहीं गया है, चर्चा करे और अनशन अगर वो छोड़ सके तो अच्छा। सरकार ने वांगचुक जी से कोई संवाद नहीं किया। जिन मांग को लेकर वो इतने दिन तक हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि उनकी मांगों पर गौर करें। इस तरह की कार्रवाई कर ये दिखा दिया उन्होंने कि उनको परवाह नहीं जनता क्या सोच रही है, पब्लिक क्या चाहती है। वो सिर्फ जिस मुद्दे को लेकर वो बैठे हैं, जिस मुद्दे को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि भाई पारदर्शिता हो, जवाबदेही तय हो और शिक्षा प्रणाली जो बिल्कुल चौपट हो चुकी है उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी तय हो। इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री, इस मांग को लेकर वो बैठे थे 20 दिन तक। बजाय उनसे कोई संवाद होता, डायलॉग होता, उनकी बात पर गौर करी जाती। जिस तरह उठाया उनको ले गए, वो डर गए थे, अब बैकफुट पर हैं, बौखला गए हैं। और सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम किसी आंदोलन को चलने नहीं देंगे, लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से वो अगर अनशन कर रहे थे, पूरा देश उनकी भावना से जुड़ रहा था, इसको देखकर सरकार घबरा गई।
और घबराहट में काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब जो बात सचिन पायलट कह रहे हैं, जब ये नीट वाला पूरा मुद्दा था, राहुल गांधी भी तो यहां पर आ सकते थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। राहुल गांधी ने यही बातें लेकिन देहरादून में कही। तो कांग्रेस पार्टी की सियासत इस मुद्दे पर क्या है? सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल, समीर जी जो बात आज कह रहे हैं, अनशन तो अन्ना हजारे ने भी किया था, वहां से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी निकाली, लेकिन उस अनशन की कोई वैल्यू नहीं थी जब अरविंद केजरीवाल ने ये अनशन किया था। वो सारी तस्वीरें मेरे सामने, तो वो फ्लैशबैक एकदम सामने आ गई, तस्वीर पिक्चर की तरह चल रही है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अब इनका ये जो इस एक अनशन के जरिए वो जो राजनीति करना चाह रहे थे, यहाँ से उसे बल मिल रहा है या कमजोर हो रही है? आपके साथ एक सवाल हाँ, भी कर लें। कर ले। समीर जी, राहुल गांधी को फुर्सत थी नीट के बारे में बात करने के लिए? देखिए, तो राहुल गांधी को तो नीट के बारे में फुर्सत थी ना, राम मंदिर पे फुर्सत थी। राहुल गांधी विदेश से लौटे तो मौका मिले ना, अब विदेश से अब लौट कर आए वो, मुझे लग रहा है वो सेशन में भी कुछ राहुल गांधी बोलने नहीं वाले हैं। रही बात इस आंदोलन की, तो मैं दो बातों का जिक्र करना चाहूँगा। अगर अन्ना हजारे का आंदोलन हम देखें, जब केजरीवाल के समय जब हुआ था, तो अन्ना हजारे को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, उस समय तय था अरविंद केजरीवाल का कि जो भविष्य की मुझे राजनीति करना है और इसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अन्ना हजारे भोले थे, उनको समझ भी नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी मंडली मुझे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है, और भविष्य में सारे लोग, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे वीके सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम जो लोग जुड़े थे, सब कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक स्वार्थ लेने के लिए इस आंदोलन का इस्तेमाल करेंगे। और वही हुआ। अन्ना हजारे रालेगढ़ सिद्धि चले गए, बाकी सब लोग अपनी अपनी पोस्ट लेके, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई एलजी बना, कोई कहीं बना, कोई मोदी सरकार में मंत्री बना, सबने जहां जिसकी काम हुआ वहां अपना पद लेकर बैठ गया। अन्ना हजारे इस बात को से बहुत आहत हुए। अब वही हुआ है कि जिस तरीके से अभिजीत दिपके ने यह आंदोलन शुरू किया, तो उनको एक चेहरा चाहिए था। अभिजीत दिपके तो कोई विश्वसनीय आदमी है नहीं, उनके नाम पर लोग आते नहीं। उन्होंने सोनम वांगचुक से संपर्क किया। सोनम वांगचुक को लगा कि भाई चलो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन करते हैं। चूंकि सोनम वांगचुक राजनीतिक आदमी नहीं है, एक उनका सम्मान है, तो उनको लगा कि इसके नाम पर हम अपनी राजनीति को चमका लेंगे। और 28 जून को सोनम वांगचुक अपना आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। अभी की एक लाइव तस्वीर है, कोई इंक फेंक के वहां से गया है, ये तस्वीर फिर से जरा ये इस तस्वीर को गौर से देखें। मंच पर क्योंकि अब वो है, किसी ने स्याही उनके ऊपर फेंकी है। मैं ये कह रही हूँ सर, ये लिटमस टेस्ट तो अब है कि आप इस आंदोलन को कैसे लेकर जाते हैं, अगर वाकई में ये कोई आंदोलन है। देखिए, आंदोलन अगर बढ़ता है तो मुझे लगता है सोनम वांगचुक बैठे उसके बाद भी आंदोलन पूरी तरफ से फ्लॉप रहा। कोई वहां पर लोग नहीं आए, कोई उनके बात की सुनवाई नहीं हुई। सरकार ने उनको इतना महत्व नहीं दिया कि इनकी बात को सुना जाए, किसी को बात करने के लिए वार्ताकार के रूप में भेजा है। अब जब सोनम वांगचुक को पुलिस लेकर गई, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो मुझे लगता है इसका कोई अर्थ नहीं है। और मुझे लगता है पुलिस आज शाम तक या कल शाम तक इस आंदोलनकारियों को भी वहां से हटा देगी, और अब इनके पास कोई चारा नहीं है कि यहां से जाए। अब मुझे लगता है कि अब ये देखना होगा कि सोनम वांगचुक क्या करते हैं। क्या सोनम वांगचुक ठीक होने के बाद लद्दाख चले जाते हैं, या सोनम वांगचुक कहते हैं कि नहीं, मेरी मांगे पूरी नहीं हुई है, सरकार ने मुझसे बात नहीं की इस संदर्भ में, मैं फिर बैठूंगा जंतर मंतर पर आकर। तो ये क्या नई लड़ाई फिर शुरू होगी? ये देखने वाली बात होगी कि सोनम वांगचुक का अगला कदम क्या होता है। क्या वो अनशन छोड़कर लद्दाख चले जाते हैं, या फिर वो वापस अनशन पर बैठते हैं? मुझे लग रहा है कि उनके अगले कदम पर सबकी नजर होगी। अभिजीत दिपके क्या करते हैं, या स्टूडेंट यूनियन के जो लोग और भूख हड़ताल बैठे, उसका कोई मत नहीं है। सारा बात तो सोनम वांगचुक के अगले कदम पर निर्भर करता है। मैं तो ये कह रही हूँ सर, ये जो प्रदर्शन भी है, मैंने अपने आंखों के सामने जो प्रदर्शन राजकुमार जो होते हुए देखा है, मैं तो उससे तुलना कर सकती हूँ। जो मैंने नहीं देखा, जो केवल किताबों में पढ़ा, उसकी बात अलग है। राजकुमार जी, ये जो तस्वीरें हैं, स्याही का गिर जाना अभिजीत दिपके पर, सीजेपी का इस प्रोटेस्ट को खड़ा करना, उसमें वो ताकत नहीं दिखाई दे रही है जो हमने इससे पहले के आंदोलनों में ताकत देखी। नंबर 1 पॉइंट ये। अब इसे सपोर्ट करने वाले भी वो कौन लोग दिखाई दे रहे हैं? वो एक वामपंथी गुट दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स का आईसा वहां पर दिखाई दे रही है। वो लेफ्ट जिसका से ऑलरेडी हमारे देश में इतना घट चुका है कि एकमात्र जहां केरल की सरकार थी वो भी जा चुकी है उनके हाथ से। तो ऐसा कोई भी आंदोलन कितने दिन सस्टेन कर पाता है और कैसे आगे बढ़ पाता है, जिसमें अभी तक आम जनता का भी पूरा सहयोग नहीं मिला है? आज हम 21वें दिन इस प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा जिस तरह से सोनम वांगचुक को हटाया गया, उसकी भूमिका दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद बन गई थी। हाई कोर्ट ने पूछा और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार नज़र रखे हुई है, सरकार चिंतित है उनके स्वास्थ्य को लेकर।
तो अगर उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, जैसा मेडिकल बुलेटिन से बताया गया, तो एक ही तरीका बचता था कि उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया जाए और उनको मेडिकल एड दी जाए। तो वो होना ही था। उसकी भूमिका दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद बन गई थी। अब आपने कहा कि जिस तरह से स्याही गिरी नहीं, स्याही फेंकी गई है। और ये घटनाक्रम ये बता रहा है कि जो भी प्रदर्शनकारी वहां बचे हैं वो आज या कल में उनको वहां से विदा राजकुमार प्यार से या तकरार से जैसे भी हो हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं, भास्कर मिश्रा, वो अभी लाइव तस्वीरें हमें दिखाएंगे। भास्कर, बताएं वहां पर क्या हो रहा है? भास्कर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बेशक वहां पे नॉइस बहुत ज्यादा होगी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो वहां की स्थिति दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए अभी ठीक सामने में, मंच के ठीक सामने में अभिजीत दिपके बैठे हुए हैं। उनके सामने सैकड़ों की संख्या में भीड़ पहुंच चुकी है। सुबह जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ उसके बाद जैसे जैसे मैसेज गया और हर तरफ से लोग यहाँ पे आने लगे। सुबह जो इस मंच के सामने चुनिंदा 100-150 लोग नजर आ रहे थे, वो अचानक भीड़ बढ़ी है यहाँ पे। और अब जो है लगातार नेताओं से ये कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको मंच पे नहीं बैठने दिया जाएगा, आप नीचे बैठेंगे। अभिजीत दिपके लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अभी से कुछ ही देर पहले एक महिला अभिजीत दिपके के सामने जो बैठी हुई थी, उसने जय श्री राम के नारे लगाए और एक बोतल उछाला उनकी तरफ से। उसके बाद थोड़ा सा हंगामा हो गया था यहाँ पे। बाद में पुलिस आई और उस महिला को साथ में लेके चली गई। लगातार इस मंच से यहाँ से ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जो 20 तारीख को पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया गया था वो वापस नहीं लिया जा रहा है और उस पे अडिग हैं। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं सबको कहा जा रहा है कि उसमें शामिल हो। तो कह सकते हैं कि सुबह के घटनाक्रम के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के लिए ये एक तरह से संजीवनी का काम कम से कम अब कर रहा है कि पहली बार हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में जनता पहुंची है, भीड़ पहुंची है और वो एक्साइटमेंट यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अगर जंतर मंतर पे देखें तो चारों तरफ आपको लगेगा कि अब लोग हैं यहाँ पे और धीरे धीरे लोगों की तादाद बढ़ रही है। नहीं, ये स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, ये नौकरी पेशा लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे वो कौन लोग हैं जो अभी यहाँ पर जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ कि गंभीरता कितनी है इस प्रदर्शन की, उसी से अंदाजा लग पाएगा। और देखिए बहुत ही मिक्स पॉपुलेशन है यहाँ पे। जो लोग हैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट हैं। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जय भीम के नारा लग रहा है लगातार। अलग अलग जो लेफ्ट स्टूडेंट विंग के जो सपोर्टर्स हैं वो लोग यहाँ पे, कुछ उम्रदराज लोग भी हैं यहाँ पे। हर तबके के लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूथ है यहाँ पे। हमने खुद देखा कि कुछ ग्रामीण परिवेश के लोग जो हैं वो खुद यहाँ पे पहुंचे थे और ये सब तब हुआ है जब मैसेज ये गया कि सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया गया है, शायद ये आंदोलन खत्म होने वाला है। तो उसके बाद ये भीड़ बढ़ी है और इस भीड़ में हर तरह के लोग, हर तबके के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाउसवाइफ भी हमने देखा है और कुछ जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पे नजर आए हमें। यूथ की संख्या ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स भी साइलेंटली हैं यहाँ पे। वो भी हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स भी यहाँ पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं कल से जो तस्वीरें देख रही थी या इस प्रदर्शन की शुरुआत से जो तस्वीरें देख रही थी, अभी तक आईसा का सपोर्ट इसे मिल रहा था। जो लेफ्ट है उसके स्टूडेंट यूनियन का सपोर्ट मिल रहा था। अभी आप कह रहे हैं कि जय भीम के नारे वहां पर लग रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ और पार्टी के नेता पहुंचे लेकिन उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई, जैसा आप ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये प्रदर्शन पॉलिटिकल ज्यादा है या छात्रों का ज्यादा है, ये अगर मैं समझ पाऊं तो। देखिए सिर्फ छात्रों का नहीं कह सकते हैं। आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद ऐसा नहीं है कि इस मंच के सामने जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ छात्र हैं। हर तबके के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता तो नहीं आ रहे, एक दो नेता आए। आम आदमी पार्टी से हमने देखा कि जो एक विधायक थे वो आए थे, उनको भी मंच पे जगह नहीं दिया गया, वो अभिजीत दिपके के साथ नीचे बैठे रहे। राज ठाकरे का बेटा यहाँ पे वो पहुंचे थे यहाँ पे, उनको भी मंच पे जगह नहीं दिया गया, वो भी यहाँ से चले गए। गोपाल राय जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं
वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचे। मंच के पीछे वो अपनी गाड़ी में ही मौजूद रहे और वहीं से वो वापस चले गए। तो ये एक मैसेज है शायद नेताओं को कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मंच पे नहीं जाने दिया गया। इस लिहाज से बड़े नेता तो नहीं आ रहे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स जो है उनको जरूर कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है जय भीम के नारा और पटके के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उनकी विचारधारा स्पष्ट दिख रही है। कुछ बाकी सपोर्टर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो भी हमें नजर आए दूसरी पार्टी के, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक बैनर बना के आए कि फलानी पॉलिटिकल पार्टी से इतने लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि आज सुबह के बाद स्थिति बदली है, सपोर्ट दिख रहा है। कितनी देर तक ये सपोर्टर यहाँ पे रहेंगे ये महत्वपूर्ण होगा। जो जंतर मंतर सुबह जिस वक्त पुलिस की कार्रवाई हुई थी उसके बाद भी 2 घंटे तक लगभग खाली रहा, वहां पे अब भीड़ है, लोग हैं यहाँ पे, और लोग अलग अलग मान्यता वाले, अलग अलग विचारधारा वाले, सब तरह के लोग हैं। लेकिन एक कैटेगरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं की मांग हो रही है। सीधा मैं ऐसा है भास्कर कि आपके पास पार्लियामेंट दोबारा तक आती मार्च करना हूँ। है। राजकुमार और इसके जी, लिए सबको मैं यही बहुत जानना ज्यादा चाह रही थी कि वो तमाम लोग जिन्हें दर्द हो रहा है, ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव हो गए, वो राहुल गांधी हो गए या उनके पार्टी के नेता हो गए, वो अगर वाकई में चाहते हैं कि ये प्रदर्शन सक्सेसफुल हो तो वो खुद यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इससे पिछले जितने आंदोलन हुए हैं हमेशा विपक्षी दलों का ऐसे आंदोलनों को सपोर्ट रहा है और तभी वो कामयाब भी होता है। लेकिन अभी पॉलिटिकल पार्टीज वैसा सपोर्ट नहीं दे रही है। देखिए, जहाँ तक इस आंदोलन की बात है कांग्रेस जनता पार्टी की, तो मुझे लगता है कि आज कल में प्रदर्शन या धरना स्थल से लोगों को खदेड़ देंगे और 20 जुलाई को होने वाला संसद मार्च होगा नहीं, सरकार होने नहीं देगी। अब सवाल आता है राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया का। मैं उसको सवाल को अलग तरह से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस जनता पार्टी अभिजीत दीप के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा हुआ ऑनलाइन, और ऑनलाइन आंदोलन आज की युवा पीढ़ी के लिए ज़्यादा सुविधाजनक भी है, इसलिए हो गया और इतना बड़े पैमाने पर हमको दिखा सोशल मीडिया पर। लेकिन हकीकत में कितनी भीड़ जुटी वो हमने देख लिया। आपने सब सवाल भी पूछे, जो लोग वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे अब उनकी बात करते हैं। इन राजनेताओं को, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या उद्धव ठाकरे हो, या बाकी लोग भी हों, जी, एक सवाल अपने आप से करना भी चाहिए और जनता को जवाब देना भी चाहिए कि जो इतना बड़ा सवाल है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स का, या परीक्षा पे लीक होने का पेपर, जैसा भी आंकड़ा राहुल जी ने दिया कि 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, और नीट की ही बात कर ले, करीब 22 लाख से ज़्यादा छात्र उसमें बैठे थे। तो जो इतना बड़ा सवाल है देश के भविष्य से जुड़ा हुआ, उस पर इन राजनीतिक दलों ने अपने स्तर पर क्या पहल की? क्या ये आंदोलन या इस तरह का आंदोलन इन दलों को नहीं करना चाहिए था? अगर ये वाकई चिंतित हैं परीक्षा प्रणाली को लेके, परीक्षा के सिस्टम को लेके, उसमें सुधार को लेकर के, तो ये बात सही है कि राजनीतिक दलों के आंदोलन के बिना, समर्थन के बिना आंदोलन नहीं चलते। लेकिन ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की ज्यादा बनती है कि जनता के हित से जुड़े सवालों पर, देश के हित से जुड़े सवालों पर वो आगे आए। वो आपके पास सोल्यूशन क्या है? नहीं, लेकिन ये कहना है कि भाई कोई भी राजनीतिक आंदोलन, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का सक्सेसफुल नहीं होता जब तक आपके पास कोई गैर राजनीतिक चेहरा ना हो। जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व इसलिए सक्सेस हुआ कि जयप्रकाश नारायण ने इसको लीड किया था, सारी पार्टियां उनके पीछे थी। अगर सारी पार्टियां चाहती तो कर सकती थी, लेकिन जयप्रकाश जैसा चेहरा था, इसके कारण आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। अन्ना हजारे का इससे सक्सेसफुल हुआ कि अन्ना हजारे थे उसके अंदर। ये इसलिए कोशिश की गई थी कि इसके अंदर गैर राजनीतिक भाई जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, सोनम वांगचुक, उनको लेकर आओ। महात्मा गांधी भी आंदोलन करते थे, इसलिए सक्सेसफुल होता था कि वो कोई राजनीतिक व्यक्ति उस तरह से नहीं माने जाते थे जिससे कि बाकी थे। तो मुझे लग रहा है कि जो विश्वसनीय व्यक्ति होता है उसके नाम से, क्या राहुल गांधी बैठते तो कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा नेता आता? क्या अरविंद केजरीवाल बैठते तो कोई दूसरा व्यक्ति आता? और अब जब अरविंद केजरीवाल आज सुबह वीडियो बाइट दे रहे हैं कि मैंने सुबह उठा, सरकार ऐसी है, तो भाई अरविंद केजरीवाल को तो आंदोलन करने की आदत रही है। 10 साल से आप सत्ता में सुख भोजा, पंजाब में आप सत्ता का सुख भोग रहे हो। सोनम वांगचुक को पुलिस अगर ले गई है तो आप जाके धरने पे बैठ जाइए ना। अब तो आप मुख्यमंत्री नहीं हो, आप मुख्यमंत्री रहते धरना प्रदर्शन करते थे, आप बैठ जाइए भूख हड़ताल पर। 4 दिन में पता पड़ जाएगा अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सत्ता ने आपको कितना राजनीतिक बना दिया। अब वो नैतिक साहस अरविंद केजरीवाल के अंदर नहीं है, सिर्फ टीवी पर आकर बाइट देने की राजनीतिक हैसियत अरविंद केजरीवाल की बची है। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर जाकर वहां पर भूख हड़ताल बैठेंगे तो वो 10 आदमी जुटा नहीं सकते जो नॉन पॉलिटिकल हो, सिर्फ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर आएंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहे। देखिए, यहां पर ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ये भी नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके मंच का इस्तेमाल कर ले। नहीं, लेकिन स्वागत तो बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। नहीं चाहेंगे,
वो अपना आंदोलन खुद खड़ा करना चाहेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है हाईजैक कर रही है, स्टेज पे लगा दी, पवन खेड़ा आ रहे हैं वहां, पीछे से जो भी समर्थन करता रहे, लेकिन वो इस आंदोलन को किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये आंदोलन वैसे ही उसी दिन फ्लॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मीनाक्षी ऐसा है कि जो लोग आंदोलन में हैं बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि वो लोग कौन हैं। उसमें आइसा के लोग हैं, एसएफआई के लोग हैं, अम्बेडकराइट्स हैं और कांग्रेस पार्टी के कुछ समर्थक वगैरह हैं। तो ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये आंदोलन जो है वो नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है, ये पॉलिटिकल है। चेहरा बेशक ऐसा रखा गया है लेकिन ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल आंदोलन है, ठीक है। हमें कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण होता है एक आंदोलन की सफलता के लिए कि क्रेडिबल फेस, इसको हम दूसरे तरीके से कह रहे हैं, जैसा जेपी का फेस था या अन्ना हजारे का फेस था। क्या इनमें से किसी विपक्षी दल के पास कोई क्रेडिबल फेस है, या ये अपनी इनमें से कोई नेता ऐसा है जो विश्वसनीयता जिसकी जनता के पास बची हुई है? क्या अखिलेश यादव की जनता में विश्वसनीयता है? क्या अरविंद केजरीवाल एक बेईमान और एक भ्रष्ट राजनेता के रूप में नहीं है जी? क्या राहुल गांधी जो बेल पर हैं, नेशनल हेराल्ड के मामले में पूरा परिवार बेल पर है, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है? कल जब वो ईमानदारी की पाठ लेकर के आएंगे तब क्या होगा? और ये मत भूलिए कि शिक्षा का ये जो तंत्र है जिसमें बार बार हम धर्मेंद्र प्रधान को भी हम घसीट करके लाते हैं, देखिए ये एक मैं बार बार कह रहा हूं, ये माफियाओं का एक नेटवर्क काम कर रहा है और आज से नहीं काम कर रहा है, दशकों से काम कर रहा है। ये माफियाओं का गिरोह सिर्फ एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है जी। ये हर पार्टी से जुड़ा हुआ है और ये हर राज्य में वो नेटवर्क खड़ा है। उस नेटवर्क को तोड़ने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है सरकार। ये सरकार की विफलता मैं बिल्कुल मानता हूं। हालांकि जिस प्रकार से ये एग्जाम कराया गया है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, बार तो बड़ा ये बहुत पहले करना चाहिए था। और मैं बार बार ये कहता हूं जी। कि जिम्मेदारी सीबीएसई की है, एनटीए की है। देखिए पॉलिटिकल हेड हर समय इन सब चीजों को निटी-ग्रिटी में नहीं देखता है, वो पॉलिसी डिसीजन लेकिन नैतिक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। नैतिक जिम्मेदारी मैं बिल्कुल मानता हूं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूं, हाँ, छोटा सा ऐड छोटे से करूंगा। हाँ। पहली बात ये कहना चाहूंगा, चाहे वो एसएफआई के बच्चे हों, चाहे वो एनएसयूआई के हों, एबीपी के हों, वो सारे देश के बच्चे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक पहली बात है, तो मैं इसको अलग अलग नहीं करना चाहता। मैं तो फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रही थी। मैं बोल रहा हूँ किसी के भी हों, वो देश के बच्चे हैं, हम उसको ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर जो है विचारधारा को फॉलो करते हैं, दैट इज ओके। दूसरी बात ये है कि जहां तक हमारा ये कहना कि धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं, किसी अगर कंपनी में फ्रॉड हो जाए तो उसके सीईओ को निकाल दिया जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये कहना कि कोई पॉलिटिकल उसकी जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इससे पहले रेलवे मंत्रालय में मैं पूरा कर दूं, रेलवे मंत्रालय में मंत्रियों ने रेल एक्सीडेंट्स पे इस्तीफे दिए हैं। उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जो कि इतने बड़े नेता बीजेपी के रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आरोप लगने पर हट गए थे अपने पद से। अब सर ये पूरा मॉनसून सत्र है सर। हाँ। कोयला विभाग तो मनमोहन सिंह के अंदर था सर, हट जाना चाहिए था, हट जाना चाहिए था। मैं तो कह नहीं रहा कि कांग्रेस ये है और बीजेपी ये है। नहीं सर, हम इस चर्चा को थोड़ा मॉनसून सत्र पर आगे लेकर जा रहे हैं सर, क्योंकि ये चर्चा पार्लियामेंट में भी आने वाली है। रागी जी, राहुल जी, ये सारी चर्चा अब हमें पार्लियामेंट में भी सुनने को मिलेंगी, क्योंकि ये विवाद का एक बहुत बड़ा बिंदु होगा संसद के मॉनसून सत्र की। इसलिए चर्चा कर देते हैं क्योंकि सोमवार से 20 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। ये सत्र 13 जुलाई तक चलेगा। कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में सरकार सभी दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए अस्त्र तैयार कर चुका है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक विपक्ष के मेन मुद्दे हैं। साथ ही विपक्ष महंगाई, इथेनॉल फ्यूल को लेकर भी सरकार से सवाल पूछने की तैयारी में है। सरकार भी विपक्ष के हर वार के लिए तैयार है। कई अहम बिल लाने की भी तैयारी है। सरकार नंबर गेम भी अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश में है। विपक्ष इस वक्त बैकफुट पर है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट चुकी है। शिवसेना यूबीटी को झटका लग चुका है। राहुल गांधी खुद 20 दिनों तक विदेश के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान पंजाब में भी कांग्रेस में चल रही कलह एक बड़ी खबर बनती रही। राहुल गांधी कल देहरादून गए। जेएनसी के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर माहौल बनाने की कोशिश हुई। सीबीएसई भर्ती परीक्षाओं में देरी और पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। आप सुने राहुल गांधी ने देहरादून से क्या कहा।
देशों में रोजगार के अलग अलग दरवाजे होते हैं, 5 में से 1 दरवाजा होता है सरकारी नौकरी। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान में 5 में से 4 दरवाजे आपके लिए बंद हैं। इस दरवाजे में 6 करोड़ लोग घुसने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। 99.9% लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते में निकलते हैं, मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ते का यूज करते हैं और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जेनजी का मुद्दा, युवा का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, मैं फिर कहती हूँ ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को उठाने की सही टाइमिंग क्या है? अब राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे, यहां पर इंडिया ब्लॉक को तो अभी इंटैक्ट करने के लिए, इसकी ताकत बढ़ाने के लिए, अलग अलग दलों से बातचीत करने के लिए ये समय बिताना चाहिए था समीर जी, लेकिन ये समय कहाँ बीता? ये विदेश में बीता। चलिए हम कह सकते हैं कि भाई हर किसी को छुट्टी मनाने का हक है, राहुल गांधी जी को भी है, लेकिन अब ये जो जेनजी वाली बात लेकर आ रहे हैं, ये मॉनसून सत्र के लिए क्या होमवर्क पूरा हो चुका है राहुल गांधी का? देखिए, राहुल गांधी बहुत पहले से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जेनजी को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतारा जाए या भड़काया जाए। जो नेपाल में ये पर इतना बड़ा जो मामला हुआ था, उस समय भी राहुल गांधी का ट्वीट आपको देखना चाहिए, वो किस तरीके से उम्मीद कर रहे थे कि जो नेपाल में युवाओं ने उतरकर सरकार के खिलाफ जिस तरीके से किया, तो राहुल गांधी को लग रहा था कि भारत में भी युवा उतरे, और बिल्कुल, और बांग्लादेश में भी जो हुआ कि उतरे और नेताओं को मतलब ऐसी स्थिति करे कि वो रह नहीं पाए। तो जिस तरीके से राहुल गांधी की उस समय मंशा थी, वो लगातार बनी हुई है। चूंकि राहुल गांधी को वो जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा, राहुल गांधी को वो युवाओं का समर्थन नहीं मिल पा रहा, राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि अब उनके हाथ से वो बाजी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जिस तरीके से पिछले 12 साल में काम किया, युवाओं को लेकर काम किया, ठीक है, किसी विषय पर किसी बात का विरोध आलोचना की जा सकती है, लेकिन अगर 12 साल के प्रधानमंत्री मोदी का काम देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के 70 साल के काम की इसकी तुलना नहीं हो सकती। इतना शानदार काम 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और वो एजुकेशन का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, विदेश नीति हो, किसी भी क्षेत्र में अगर देख लीजिए, किसानों को आय को लेकर हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी का जो काम रहा है, उसके बाद कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जनता के बीच लेकर जा सके। तो मुझे लगता है कि ये कारण भी कि राहुल गांधी कहते हैं कि अब देश में करने के लिए कुछ है नहीं, तो चलो कुछ विदेश के समय लंबा बिताकर आते हैं। उत्तराखंड में अगर वो गए तो इस बात को जानते हैं कि उत्तराखंड में 8-9 महीने 10 महीने के बाद चुनाव होने वाले, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में चुनाव होंगे। तो वो उत्तराखंड में उन्होंने इस बात की शुरुआत की और पार्टी ने कहा होगा कि भाई राहुल गांधी युवा है, युवाओं की गूंज की बात करेंगे तो युवा वोटर हमारे साथ जुड़ेगा। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, राहुल गांधी का अधिकार है, वो अपनी पार्टी का प्रचार करे, मुद्दे उठाए, लेकिन राहुल गांधी की पहली जरूरत यह थी कि राहुल गांधी विदेश से लौट कर आए। तो 20 तारीख को सत्र शुरू हो रहा है, तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, डीएमके, जो तमाम उनके इंडिया गठबंधन के, उनसे बात करते हैं, सबको बैठक में बुलाते हैं, दिल्ली में एक अपनी बैठक करते हैं, संसद की क्या रणनीति होगी उसको तय करते हैं, संसद से लेकर सड़क तक सरकार को कैसे करेंगे इसकी रणनीति तय करते हैं, एक सार्वजनिक पत्रकार वार्ता सबको लेकर करते हैं और बताते हैं कि हम क्या सरकार को घेरने वाले, और इन पार्टियों का हमारा समर्थन है। कांग्रेस फिलहाल मुझे लग रहा है जो सोमवार से शुरू हो रहा है, उसमें कांग्रेस अकेली पड़ती नजर आ रही है और कोई उनके साथ नजर नहीं आ रहा है। राहुल जी, जैसे हर एक ब्लॉक अपने अपने नेताओं के बीच में सीनियर लीडर्स तो चर्चा करते ही हैं, फिर उसकी खबरें भी बनती है। जैसे एनडीए में भी हम कई लीडर्स को आपस में एक दूसरे से मिलते हुए, चर्चा करते हुए देखते हैं। यहाँ ये डिस्कोर्स होता भी है इंडिया ब्लॉक में या नहीं होता है? देखिए, पहले तो एक बात हुई कि सबको अधिकार है छुट्टी मनाने का, पर इतनी भी छुट्टियां नहीं मनानी चाहिए कि राजनीति खिसक जाए। तो खैर, अब वो भी जो भी है, आप खुद सोचिए कि जो है वो एनडीए किस चीज़ में लगा है। वो ये लगा है कि एनसीपी को कैसे मिला के अपने पास में मिला लिया जाए, इसमें लगा है ना। सर, छुट्टी में भी हॉलीडे होमवर्क तो मिलता है बच्चों को भी, नंबर पूरे कर ले। ये मॉनसून सत्र से पहले इनका हॉलीडे होमवर्क क्या था? तो ये वो कोशिश कर रहे हैं नंबर किस तरह से पूरे करें ताकि डिलिमिटेशन वाला बिल जो है हम पास करवा लें। और राहुल गांधी किस कोशिश में लगे? अगर उनको नेतृत्व करना है विपक्षी दलों का, तो भाई स्ट्रेटेजी उन्हीं को बनानी ना आगे बढ़कर।
कि अच्छा उनको मिलना चाहिए था शरद पवार से कि भैया तुम वहां क्यों जा रहे हो, हमारे साथ आओ। कहाँ मिल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं अच्छा आ गए तो ठीक है, नहीं चले गए तो चले गए। तो मुझे लगता है, जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, राहुल गांधी बहुत रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की तरह पे सामने आते हैं, और अगर वो इस तरह से पॉलिटिशियन मतलब मुकाबला करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसे एक बड़ी फिगर का, जिनके मतलब देश में जितना समर्थन है, या फिर अमित शाह जैसे स्ट्रेटेजिस्ट का, तो उनको अपनी जो राजनीतिक कोशिशें हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक लाइन बोलूं, वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन उनको कहना बंद करना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि नहीं, जैसे कोई जमींदार का बेटा जो है ना, उसको लगता है कि सब चीज़ मुफ्त में आते जाए, क्योंकि वो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ होता है, सब चीज़ उसके आस पड़ोस होता है। बड़े बड़े नेता को तू तड़ाक सब बोलने की आदत उसकी लगती है। अपने से दुगने उम्र के, जो उसके पिता के उम्र के हो, उसे भी वो तू कहने का, संबोधन का जो है वो प्रिविलेज उसको रहता है। तो उसको लगता है कि राजनीति भी जो है और सत्ता भी जो है उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो समझता है कि वो एक बार बाहर निकल जाएगा, जैसे पहले होता था जमींदार एक बार बाहर निकल गए तो बाकी उसके कारिंदार धीरे से कारिंदे उरिंदे जितने होते थे गांव के, बाकी लोग जो है ना राजा साहब के पीछे हो गए। पार्टी तो हो सकती है, आज की जनता 21वीं सदी की जनता जो है वो नहीं होगी, वो गांधी परिवार के नाम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होगी। वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई लीडरशिप का स्ट्रक्चर नहीं है, पिरामिड नहीं है। एक बार गांधी परिवार गया तो पूरा कांग्रेस और धराशायी होकर के रह जाएगी। इसलिए गांधी परिवार जो है वो मजबूरी है कांग्रेस पार्टी को बचे रहने के लिए, उसके अस्तित्व में रहने के लिए। लेकिन उसके साथ जनता भी साथ होकर के खड़ी चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन राहुल गांधी समझते वैसा ही हैं कि जहां वो जाएं, और यही कारण है कि जब वो फेल करते हैं, हर बार फेल करते हैं, तो उसका दोषारोपण वो ऐसे बच्चे की तरह है जैसा हर बार फेल करता है तो बोलता है कि हमारा हाथ में दर्द हो गया था, कभी कहता था कलम की नींव टूट गई थी। लेकिन सर आप कितनी आलोचना करें, पिछली बार परिसीमन बिल पर इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट हो गया था, वो अलग की बात है। इस बार परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं, ममता बनर्जी की पार्टी टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे और कमजोर हो गए हैं, डीएम की अपनी सत्ता खो चुकी है, अब की परिस्थिति अलग हो गई है। और इस बीच एनसीपी की बात करनी इसलिए जरूरी है, मॉनसून सत्र से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। शरद पवार की पार्टी के रुख पर सरकार और विपक्ष दोनों की निगाहें टिकी हुई हैं। 8 जुलाई से अब तक के घटनाक्रम में शरद पवार समेत उनके कई नेता महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम से मुलाकात कर चुके हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर बदलने वाली है? क्या शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल होने वाली है? क्या एनसीपी के दोनों गुट का मर्जर होने वाला है? क्या पवार परिवार एक होने वाला है? इन सवालों पर अगले 8 दिनों में विराम ऐसे लग सकता है, यह दावा एकनाथ शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट कर रहे हैं। संजय शिरसाट जो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक बदलावों की शुरुआत हो चुकी है, अब ये बदलाव कैसे होगी, कैसे होगा ये बदलाव? क्या एनसीपी का राजकुमार जी दोनों गुट आपस में विलय कर जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है अब ये इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, चीजें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी की शायद इच्छा ये है कि दोनों गुट पहले मर्ज करें और उसके बाद एनडीए में एकजुट होकर के आए। हालांकि सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार इसको रजिस्ट कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि अगर वो मर्जर हो गया तो शरद पवार जैसे अनुभवी राजनेता, सुप्रिया सुले भी कम से कम सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार से ज़्यादा अनुभवी राजनीति में, उनका मुकाबला कर पाना मुश्किल होगा और पार्टी एक तरह से वो हाईजैक कर लेंगे। तो प्रक्रिया वो चल रही है जी। समय उसमें कितना लगेगा वो अलग बात है, लेकिन ये तय मान संकेत जो है घटनाक्रम का वो यही है कि दोनों गुट एक होंगे अंततः और एनडीए में जाएंगे। दोनों गुट एक होंगे तो फिर लीडरशिप किसके पास होगी? वही रस्साकसी चल रही है कि सुनेत्रा पवार चाहती हैं कि डिप्टी सीएम बनी रहे, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई संकट होगा, लेकिन पार्टी की कमान उनके पास रहे इस बात पर सहमति नहीं बन पाएगी। लेकिन सुनेत्रा पवार के पास एमएलए ज्यादा हैं, उसके बावजूद जी ये मानना पड़ेगा कि वहां वही होगा जो बीजेपी चाहेगी, क्योंकि सुनेत्रा पवार के गुट के पास जितने भी एमएलए हैं वो भी कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की तरफ देख रहे हैं, आज की राजनीति में भी और आने वाले चुनाव की राजनीति में। ठीक है, इस पे अब वो बयान आ गया है संजय शिरसाट का, वो हम सुना देते हैं आपको। शरद पवार साहेब आता एनडीए बरोबर चर्चा करतात असं ऐकलंय, जयंत पाटील असेल, सुनील तटकरे असेल, हे वेगळं चर्चा करतात असं ऐकून आहे। म्हणून या चर्चेचा जो काही सारांश आहे किंवा ज्याच्यातून जे काही निघणार आहे ते
2-4-8 दिवसामध्ये मला वाटतं बाहेर यायला काही हरकत आधी म्हणून एक 8 दिवस थांबा, या बाकीचा सुद्धा तुम्हाला एक अंदाज येईल. अनेक लोकांच्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावनेचा शेवट या 8 दिवसामध्ये होईल असं मला वाटतं. राज्यातील काही नेते ज्यांचा दोन्ही राष्ट्रवादीची काही संबंध नाही, परंतु वक्तव्य करतात की राष्ट्रवादीमध्ये फूट आहे, दोघांमध्ये संभ्रम आहे. अब अगर हम यहाँ दिल्ली की बात करें समीर जी, क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है तो आपसे चर्चा करना तो ये संविधान में, कहानी कुर्सी की के संविधान में लिखा हुआ है. तो अब ये बताएं कि दिल्ली की बात करें तो वो पहले एक मैसेज दे चुके हैं कि भाई शरद पवार जी को नाराज नहीं करना है, जो भी करना है उनकी सहमति लेते हुए करना है. इधर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के हाथों में ये जिम्मेदारी है कि दोनों दल, सुनेत्रा पवार वाला भी और इधर शरद पवार वाला भी, वो क्या चाहता है. देखिए, शरद पवार को नाराज नहीं करना ये तो बहुत पहले से संदेश है. जब राज्यसभा चुनाव की बात आ रही थी तब ये कह दिया गया था कि अगर शरद पवार को राज्यसभा भेजेंगे तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उम्मीदवार देकर उनको हराकर अपना उम्मीदवार जिताने की स्थिति में थी. लेकिन शरद पवार को भेजा तो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं था. अब मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट मैसेज दिया है कि भाई अब आप दोनों मर्ज हो जाइए, उसके बाद आइए. और उसमें जो समझौता का फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है कि जो अजित पवार के समय शरद पवार जब एक पार्टी, तो उस समय था कि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति देखते थे और सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति देखती थी. तो वही राजनीति होने वाली है. जो अजित पवार की वाइफ जो भी उप मुख्यमंत्री है सुनीता पवार, वो उप मुख्यमंत्री रहेगी. सुनीता और जो सुप्रिया सुले वो केंद्र के अंदर मंत्री बनने वाली है. और फिर ये कहा गया सांसद किनकी सुनेंगे. नहीं, सांसद तो मुझे लग रहा है कि अभी दोनों मिलकर पार्टी चलेंगे. 8 सांसद तो अभी शरद पवार के हैं, उनके पास सिर्फ एक ही सांसद है सुनील तटकरे है, कोई दूसरा सांसद उनके पास है नहीं. तो दूसरा ये कहा गया था कि भाई अगर आप सुप्रिया सुले को मंत्री बना देंगे तो फिर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का क्या होगा, हमें भी एक केंद्रीय मंत्री चाहिए. तो दोनों गुट से एक एक केंद्र में मंत्री दिया जाएगा. प्रदेश की राजनीति के अंदर सत्ता का बंटवारा कैसे होगा कि शरद पवार के भी वहां पर 10 विधायक है, तो इनमें से कौन मंत्री बनेगा, भविष्य की राजनीति कैसी होगी. तो मुझे लग रहा है अभी तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है और वो पूरा एक बार फाइनल होने के बाद ये मर्ज होगा, तय दिखाई दे रहा है. 100% होगा, क्योंकि दोनों इस बात को जानते हैं. सुनीता पवार भी इस बात को जानते हैं कि अजित पवार नहीं है कि 2 साल बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे या 2.5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कोई ऐसा नेता नहीं जो पार्टी को ले जाए और विधायक चले जाएंगे. तो सुनीता पवार की भी मजबूरी अजित पवार जाने के बाद कि शरद पवार को साथ में ले, पूरे परिवार को करे. शरद पवार की भी मजबूरी कि शरद पवार शारीरिक रूप से इतने विकट स्थिति में है, उम्र के उस दौर में है कि उनको अपने बेटे का भविष्य देखना है. तो मुझे लग रहा है कि दोनों की मजबूरी है जो दोनों को एक करेंगे और मिलकर फिर वो राजनीति करके अपना राजनीतिक अस्तित्व महाराष्ट्र बचाने की कोशिश करेंगे. हमने टाइम फ्रेम दिया भी दर्शकों को कि 7 से 8 दिन का इंतजार आप करिए. अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है. चढ़ावा चोरी के मामले पे उद्धव ठाकरे ने इसे एक सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की है. चढ़ावा चोरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे राम रक्षा आंदोलन कर रहे हैं. हिंदुत्व की राजधानी कहे जाने वाले नागपुर के राम मंदिर को चुना गया है. उद्धव ठाकरे रामपुर में राम रक्षा स्तोत्र पाठ के लिए पहुंचे. यहां वो पहले मंदिर के सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे और फिर राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान स्तोत्र का पाठ करेंगे. पूजा और पाठ के बाद उद्धव ठाकरे मंदिर के बाहर जमा पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करेंगे. ये दौरा महाराष्ट्र में बढ़ी हुई राजनीतिक हलचल के बीच हो रहा है. हाल ही में शिवसेना यूपीटी के 6 सांसद टूटे, विधायकों की भी टूट की चर्चा है. उद्धव ठाकरे में एक बार फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं. राम मंदिर चढ़ावा चोरी के ट्रैक पर हिंदुत्ववादी पहचान को फिर से वापस पाना चाहते हैं. उद्धव ठाकरे के ऐलान पर नवनीत राणा ने उन्हें चैलेंज दिया है. उन्होंने क्या चैलेंज दिया वो आप सुने. राम रक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे जी नागपुर में राम रक्षा कर रहे हैं. तो मुझे लगता है विदर्भ की, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे जनाब उद्धव ठाकरे जी, तो विदर्भ के किसानों के खेतों की मिट्टी भी उनके पैरों को लगी नहीं. तो आज वो राम रक्षा प्यार दिखा रहे हैं. जो अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन करने नहीं गए, आज वो राम रक्षा की बात कर रहे हैं. तो राम रक्षा नहीं है, वो पक्ष की रक्षा कर रहे, बाहर निकले हैं. वो राम भगवान को नहीं मानते. वो तो खुलेआम बोलते थे, जो जय श्री राम बोलते हैं मैं उनको बोलता हूँ वो हरामखोर है. तो जो जय श्री राम बोलने वालों को हरामखोर बोलते हैं वो राम रक्षा की बात नहीं कर सकते. अब एक तो फैक्ट करेक्ट कर लेना चाहिए. नवनीत राणा जो बात कह रही हैं, उद्धव ठाकरे राम मंदिर में दर्शन के लिए गए थे,
तो एक तो ये फैक्ट ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन जिस राजनीति की वो बात कर रही हैं, उस राजनीति में मैं तो समीर जी आपसे चर्चा शुरू करते हुए, भाई राम रक्षा स्त्रोत का पाठ तो उन्हें तब से करना शुरू कर देना चाहिए था जब उनके पार्टी के सांसद टूटना शुरू हुए थे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो एक कहावत है ना कि दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम, तो वो उद्धव ठाकरे पे वो कहावत बैठी कि दुविधा में दोनों गए, न राम मिला न रहीम। उनको लगा राम का वोट तो मुझे मिलता है, मैं रहीम को साध लेता हूँ, कांग्रेस के साथ चले गए, शरद पवार के साथ चले गए, और जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति शरद पवार के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर की, तो उनको फिर सबक महाराष्ट्र की जनता ने सिखा दिया कि भाई की शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे किस कारण जाने जाते थे, और वो कट्टर हिंदुत्व की जो बात करते थे, वो जो राम की बात करते थे, जो शिवाजी महाराज की बात करते थे, जो भगवा झंडे की बात करते थे, हम उनके साथ जुड़े हुए थे। तो अब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा है कि उनका जो रुख रहा है, पार्टी की जो विचारधारा, उन्होंने पूरे 360 डिग्री बदल ली थी, तो सांसदों ने भी पूरे 360 डिग्री बदलकर दूसरे पार्टी में चले गए। अब वो फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। विदर्भ में जाने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि विदर्भ देवेंद्र फडणवीस का घर है, नितिन गडकरी का घर है, विदर्भ नागपुर से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, अब वो नागपुर से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि भाई आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब 2 साल का समय है, 2.5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, तो मैं अभी से तैयारी करता हूं। फिलहाल मुझे लगता है उद्धव ठाकरे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनके राम मंदिर जाने से कुछ होना नहीं है, एक लंबी दूरी उन्होंने तय कर ली हिंदुत्व के बीच में। अब वापस वो लौटेंगे, वो भरोसा जो उन्होंने खो दिया है महाराष्ट्र की जनता का, मराठी आदमी का, हिंदुत्व के लोगों का, वो क्या वापस वो पा पाएंगे? मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है, क्योंकि वो सारा वोट अब एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। जिस तरीके से वो हिंदुत्व पर एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़कर चले गए थे, सरकार में रहते, तो उद्धव के लिए वो वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। उद्धव कोशिश कर रहे हैं, अब सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि सुबह में रास्ता भटक गया था, शाम को मैं अपने घर पर लौट कर। सुबह और शाम से मतलब पूरा 2 इलेक्शन का वक्त बीत चुका है, देर से समझ में आया, और इसके बीच में गंगा बहुत बह चुकी है उनके यहाँ से, तो अब मातोश्री वापिस वो भगवा वाली मानी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 2027 का मिशन शुरू कर दिया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर और संभल के दौरे पर हैं। अब से कुछ देर पहले सीएम योगी ने बुलंदशहर में 574 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद सीएम योगी संभल जाएंगे। संभल में योगी 569 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सबसे खास बात तो यह है कि 24 कोसी यात्रा का विकास का काम शुरू होगा, जिसकी मांग कई सालों से संभल के सनातनी कर रहे थे। योगी अतिक्रमण से जो जमीन मुक्त कराई गई है उसे गरीबों को बांटेंगे। इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं। उनके पूरे कार्यक्रम का जो ब्यौरा है वो आपको इस ग्राफिक्स के जरिए मिल रहा है। तो क्या अखिलेश यादव का ये भी चांस गया, रागी जी? मुझे लगता है, क्योंकि संभल को योगी जी ने एक ढंग से आने वाले दिनों में, जिस प्रकार से अयोध्या एक सनातन की लड़ाई का एक केंद्र बन गया था, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि 2 सनातन के प्रतीक केंद्र के रूप में खड़े हो रहे हैं, एक संभल और दूसरा मथुरा। मथुरा का मुद्दा भी कृष्ण जन्मभूमि का बहुत गरमाया है। कार सेवा के लिए वहाँ पर कॉल दे दिया है साधु संतों ने, और मुझे नहीं मालूम है कि कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन कई अखाड़ों ने उसको समर्थन दिया है। दूसरी तरफ संभल के में हम आए दिन देख रहे हैं कि जो अतिक्रमण से मजार बने हुए थे, जो ईदगाह बने हुए थे, जो मस्जिद बने हुए थे, उन सबों को तोड़ दिया गया है जी। और तोड़ने के बाद एक प्रकार से इस तोड़ फोड़ में एक प्रकार की घोषणा भी है, जिसका जिक्र उन्होंने पहले कहा भी है। कल या परसों की सभा में को संबोधित करते हुए, जब वो शामली में सभा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने कि ये जो मस्जिद, मजार, ईदगाह, इनके सहारे जो डेमोग्राफिक चेंज करने की जो एक षड्यंत्र जारी था उत्तर प्रदेश में, हम उसे खत्म करके हम लेंगे। यानी कि ये मामला एक संभल तक ही नहीं रहेगा, ये बाकी अन्य जगहों पर भी हो रहा है, बरेली में भी हो रहा है, कानपुर के अंदर भी हो रहा है। तो जो बंगाल के लिए बात कही जा रही थी कि बंगाल में डेमोग्राफिक बहुत बड़ा चेंज आया है, वही उत्तर प्रदेश के लिए भी लागू है। खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें बहुत बड़ी डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। बड़े बड़े मस्जिदें खड़ी हो गई हैं, जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं, जहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या भी बहुत कम थी, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी भव्य मस्जिदें खड़ी की गई हैं।
और जिनके बारे में कहा जाता है कि उन मस्जिदों की फंडिंग पता नहीं लगा कि रातों रात कैसे खड़े हो गए, कहाँ से उनकी फंडिंग की गई है। तो इन सब पर नज़र योगी आदित्यनाथ की है। आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि संभल जो है एक नया सनातन के केंद्र के रूप में जो है वो लड़ाई के केंद्र के रूप में आपको खड़ा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं और फिर इस पे आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन 17 के पहले ऐसे नहीं था। 17 के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। कहां जनता के लिए फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी जनता से मिलने की, कहां नौजवानों के बारे में, कहां गरीब के बारे में, कहां महिलाओं के बारे में, कहां अन्नदाता किसानों के बारे में, कहां व्यापारी और उद्यमियों के बारे में उनके पास सोच थी। पहले भी नहीं किया था और आगे भी प्रभु राम ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि अब वे कुछ कर सके। जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ये जो राजकुमार जी न्याय का पूरा मॉडल तैयार किया गया है, अब संभल जो कि जहां पे कृष्ण के एक और अवतार, माफ कीजिएगा, विष्णु के एक और अवतार, आखिरी अवतार कल की अवतार के बारे में बात होती है, अब एक्चुअली वहां पर पूरा रेसिप्रोकेशन वैसा ही दिखाई दे रहा है। अब वो तुष्टीकरण की राजनीति वाला फेज समाप्त हो गया है क्या संभल में? देखिए, योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो उन्होंने एक नया गवर्नेंस मॉडल अपना पेश किया है और कुछ लोग उससे असहमत होते हैं, लेकिन जनता उसको लाइक कर रही है। लगातार चुनावों में जिस तरह का समर्थन मिला है और जो सुधार भी आपको दिखता है लॉ एंड ऑर्डर में, बाकी चीज़ों में, उससे लगता है कि जनता समर्थन कर रही है उसका। दूसरा, हिंदुत्व का जो कोर एजेंडा है बीजेपी का, उसमें भी योगी आदित्यनाथ बाकी राज्य सरकारों के मुकाबले कहीं ज़्यादा आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें संभल भी आता है, ज्ञानवापी भी आती है और श्री कृष्ण जन्मभूमि भी आती है। तो ये लगता ही है कि अगले चुनाव के पहले इन तीनों को एजेंडा पर बहुत ऊपर लाया जाएगा। और जहाँ तक राजनीतिक चुनौती का सवाल है, तो आपने पूछा कि अखिलेश का अगला मौका भी गया क्या, तो मुझे लगता है अखिलेश के लिए चांस तब तक कोई नहीं है जब तक कि बीजेपी खुद कोई गलती नहीं करती। अगर बीजेपी कोई सेल्फ गोल करेगी तब अखिलेश के लिए चांस बनता है, अदरवाइज अगले चुनाव में कोई चांस राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से, सामाजिक समीकरणों के लिहाज से और चुनावी तैयारियों के हिसाब से किसी तरह का बनता नहीं। और जब आप कब्जा हटाकर आम जनता को ही स्टेक होल्डर बना देते हैं, नहीं, एक चीज़ है, जान लीजिए, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर में चढ़ावे का मुद्दा एक ढंग से कहिए तो समाजवादी पार्टी को अब बैकफायर कर रहा है। बैकफायर कर रहा है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि उस समय के समाजवादी पार्टी के नेताओं की जितनी तस्वीरें हैं, गोली चलवाने का वीडियो, उस समय मुलायम सिंह का वो वीडियो जिसमें कहा था कि हमें और ज़रूरत पड़ती तो हम और गोली चलवाते, फिर राम गोपाल यादव का बयान संसद में, तो ये सारे वीडियो जो है वो सब इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी जो है ब्लॉक घुमा रही है, हर जगह उसकी तस्वीरें। और ये अच्छा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके पूरे प्रदेश और गांवों तक घुमाए ताकि इनका असली चेहरा का पर्दाफाश हो सके। राहुल जी, आपका क्या मानना है? बैकफायर कर रहा है राम मंदिर वाला मुद्दा भी, और संभल में जो अभी हो रहा है? संभल की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, संभल जो है वो डायनेस्टीज और धर्म का एक इंटरसेक्शन जैसा है कि मतलब महाभारत में उसकी बात हुई है, पुराणों में उसकी बात हुई है। आपने खुद बताया कि विष्णु के जो 10वें अवतार कल की, ये प्रोफेसी है कि वो वहाँ पे होंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि वो उसकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताई, लोधी एम्पायर का वो राजधानी रही है जी। और दूसरी तरफ उसका मतलब हिंदू मैथोलॉजी में सिग्निफिकेंस है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर अगर इलीगल मस्जिदें बन रही हैं, वहाँ पर ईदगाह इलीगल है, वहाँ पर बाकी से मज़ारें इलीगल बनाई जा रही है, तो अगर सीएम के तौर पर जो योगी हैं वो उसको हटा रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, उसको सही तरीके से वो कर रहे हैं। और दूसरा, संभल जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
तो वहां पर उस तरह से राजनीतिक तौर पर भी अगर योगी जी कर रहे हैं तो वो बहुत मतलब अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, मुझे लगता है कि राम मंदिर में चिंता ज्यादा जो है वो बीजेपी को करनी चाहिए, जो कुछ वहां पे हुआ, और उसको सुधारने के लिए जो कदम वो उठा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से उठाया जाना चाहिए। इधर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ओवैसी की आज सहारनपुर में रैली है। इसके बाद 25 जुलाई को ओवैसी मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री से अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है। जिस माय समीकरण के जरिए अखिलेश यादव सत्ता में वापसी का प्लान तैयार कर रहे हैं, अगर ओवैसी इसमें सेंध लगाते हैं तो अखिलेश यादव के लिए योगी के विकास और लॉ एंड ऑर्डर मॉडल को चुनौती देना आसान नहीं होगा। ये बात तो हम भी जानते हैं राजकुमार जी, जो कोर वोट बैंक है मुलायम सिंह यादव का और अब अखिलेश यादव का, वो यादव वोट बैंक है। उसमें जो भी बीजेपी को हरा दे, मुसलमान वहीं वोट देता है। तो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर वो समाजवादी पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी जहां जहां गए हैं वहां पे विपक्षी दल का ही उन्होंने माहौल खराब किया है। बिहार से लेकर अब उत्तर प्रदेश की बात। देखिए, आपकी दोनों बातें सही हैं। एक तो चाहे मायावती की बीएसपी रही हो या मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की एसपी रही हो, इनका समीकरण हमेशा मुस्लिम वोट के साथ बनता है, और मुस्लिम वोट खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में है, तो कहीं कहीं वो विनिंग कॉम्बिनेशन भी बनता है। लेकिन दो फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए। एक, जैसे आपने ओवैसी की बात कही, चाहे बिहार हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे फिर महाराष्ट्र मुंबई हो, ओवैसी मुस्लिम समुदाय के एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए वो विपक्षी दलों की चिंता बढ़ाते हैं, चाहे बंगाल में चुनाव लड़ने जाएं, कहीं भी जाएं। हालांकि बंगाल में उस तरह से लड़े नहीं और उस तरह का रोल प्ले नहीं कर पाए, उसके बिना भी ममता बनर्जी हार गई। दूसरा, तेलंगाना के बाद और कर्नाटक के बाद ये संकेत मिलता है कि मुसलमान राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की ओर लौटने लगे। तो समाजवादी पार्टी के लिए दोहरी मुश्किल हो सकती है। एक तो अगर ओवैसी आते हैं तो ये संकेत आप किन चुनावों के आधार पर दे रहे हैं, उसे समझने में और बेहतरी हो जाएगी। नहीं, आप देखें कर्नाटक में जेडीएस सेकुलर पार्टी मानी जाती थी, और बीजेपी ने इसीलिए अलायंस किया था कि उनके साथ अगर अलायंस करेंगे तो मुस्लिम वोट डिवाइड होकर के कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने जेडीएस को वोट नहीं किया वहां पर, और कांग्रेस को वोट किया। कांग्रेस ट्रायंगुलर फाइट होने के बावजूद वहां जीत गई। ठीक। तेलंगाना में भी मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया। उसी का दबाव था अखिलेश यादव पर कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इतनी सीटें दी और कांग्रेस लोकसभा में सीटें जीत भी पाई। तो मुसलमान राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की ओर लौटना चाहता है, वही क्षेत्रीय दलों पर दबाव भी है। वो दबाव बिहार में कांग्रेस ने बनाना चाहा, आरजेडी पर नहीं बन पाया। एसपी पर वही दबाव कांग्रेस बनाना चाहती है, यूपी में बनेगा नहीं बनेगा वो देखने वाली बात होगी। कांग्रेस जो बार बार 100 सीटों की बात कर रही है विधानसभा में, उसका एक कारण यही है कि मुस्लिम वोट हमारी वजह से आपको मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर इसमें आ जाते हैं एक और प्लेयर के तौर पर, तो बड़ी मुश्किल होगी समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश के लिए दोहरी होगी। एक तो अगर एमवाई में से एम खिसकता है, पूरा नहीं आधा भी खिसकता है, तो जाहिर है वोट बैंक एकदम से स्लम्प करेगा, और कांग्रेस का दबाव बनाने का जो बार्गेनिंग पावर है वो और बढ़ जाएगी। कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी ऐसी परिस्थिति में। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मुसलमान इस बात को जानता है कि ओवैसी कोई बहुत राजनीतिक हैसियत नहीं है। अगर यूपी में योगी को रोकना तो अखिलेश यादव ही सबसे बड़ी ताकत है वहां पर। तो मुसलमान अपना वोट ओवैसी को ट्रांसफर करके अपना नुकसान नहीं करवाएगा। वो जानता है कि ओवैसी की कोई हैसियत नहीं है। अखिलेश को ओवैसी से ज्यादा मायावती का डर होना चाहिए। मायावती एक बड़ा वहां फैक्टर है। अगर मायावती वहां पर और बड़े मुस्लिम लीडर मायावती के पास रहे, निश्चित रूप से अगर मायावती अगर प्रचार बराबर करे वहां पर, तो जो पीढ़ी है जो अखिलेश यादव का जो चला है, जो मायावती का वोट टूटकर अखिलेश यादव के पास गया, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने 37 लोकसभा सीटें जीती और बड़ा वोट मायावती का अखिलेश के पास गया। अगर मायावती फिर वापस अगर जमीन पर उतरती है और मायावती का वोटर मायावती के पास आता है, जो लंबे समय से रहा है, तो उसमें मुसलमान भी एक बड़ा वोटर रहा है जो मायावती के साथ रहा है, तो अखिलेश यादव को डबल नुकसान होगा। एक मुस्लिम वोट भी टूटेगा और दूसरा जो उसका पीडीए का जो वोट मायावती से टूटकर उसके पास आया था वो भी उसके पास आएगा। और राजकुमार जी जो कर्नाटक का जिक्र कर रहे थे जेडीएस का, उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि भारतीय जनता पार्टी ये जानते थे कि भाई हमारे पास वोकलिंगा का वोट नहीं, हमारे पास लिंगायत का वोट है येदियुरप्पा के कारण,
वोकलिंगा का अगर वोट चाहिए तो हमें जेडीएस की जरूरत पड़ेगी, और उसको उन्होंने मुसलमान के कारण ही जेडीएस को बेसिकली उन्होंने वोकलिंगा वोट जो उनका है उसके लिए जोड़ा था कि भाई एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा लिंगायत और वोकलिंगा का, और उस आधार पर लिया था। वहां तो भारतीय जनता पार्टी जानते थे कि मुसलमानों का बड़ा वोट तो कांग्रेस के खाते में ही, लेकिन भाई सीट हमारे सामने है, ठाकुर द्वारा हो, कोट हो, बिलारी हो, मुरादाबाद शहर हो, ग्रामीण हो, कुंदरकी हो, ये तमाम सीटें वो हैं जहां पे समाजवादी पार्टी जीतती आई है, और ये वो सीटें भी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी भी है। लेकिन ये मत भूलिए मैं कि बीएसपी ने 2024 के चुनाव में बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे जी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको हार मिली। यानी कि 2024 में मुसलमानों ने तय कर लिया था कि हमको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जाना है, क्योंकि यही गठबंधन वो गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि बीएसपी के आ जाने से कोई आवश्यक नहीं है कि मुसलमान वोट छिटक करके चला जाए, क्योंकि बीएसपी का एक रेपुटेशन हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की अब बात करते हैं, जिनके दफ्तर पर बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाती हूं। साउथ 24 परगना में अभिषेक बैनर्जी के आमतला दफ्तर पर कार्रवाई हुई है। बिना परमिशन दफ्तर बनाने का आरोप था, जिस पर अब कार्रवाई हुई है। अभिषेक बैनर्जी का ये 5 मंजिला दफ्तर अब जबरदोज किया जा रहा है। 30 जून को अभिषेक बैनर्जी को पहला नोटिस भेजा गया था, अब कार्रवाई हो रही है। 3 बुलडोजर स्पॉट पर इस वक्त फुल स्पीड में काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ये दफ्तर बंद था। जिला प्रशासन के मुताबिक ये दफ्तर अवैध तरीके से बनाया गया, बिना किसी दस्तावेज के बनाया गया, और नोटिस के बाद भी सही कागज जब पेश नहीं हुआ तो फिर आदेश जारी हुआ और अब बुलडोजर चल रहा है। तो बड़े बड़ों का हिसाब हो रहा है पश्चिम बंगाल में। राहुल जी, ये तस्वीर भी अभिषेक बैनर्जी को देखनी होगी। ममता बनर्जी कभी ये तस्वीर भी देखी होंगी, उन्हें ऐसा सपना भी कभी नहीं आया होगा। देखिए, सत्ता में चूर होकर जो भी आप गलत काम करते हैं, जब दूसरे लोग जो है वो सत्ता में आते हैं तो वो उसका मतलब ठीक तो करेंगे ही। तो वही अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो जब टीएमसी ने सत्ता में रहते हुए बिना किसी चीज़ के, बिना किसी कागजों के, बस उन्होंने तय कर लिया कि हमें ये सब बनाना है तो उन्होंने बना दिया। शुभेंदु अधिकारी भी योगी वाले मॉडल पर चल रहे हैं क्या? योगी मॉडल जो है वो पॉपुलर मॉडल। उन्होंने, देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून व्यवस्था को जिस तरह से संभाला है वो एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, उनके मतलब कार्यकाल का एक हाईलाइट है। तो मेरे ख्याल से अगर उसको फॉलो कर रहे हैं कुछ मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में तो देखिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। टीएमसी ने जिस तरह से वहाँ पे शासन चलाया है उसको देखते हुए तो ये सब टीएमसी के साथ होना कोई मतलब मुझे अचंभे वाली चीज़ नहीं लगती। ये तो होना ही था। बात मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई महाजंग की। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खतरनाक मोड़ पर आ गया है। अमेरिका लगातार 7वें दिन ईरान पर भीषण बमबारी कर रहा है। ईरान ने भी यह दावा किया है कि अमेरिका ने वाटर प्लांट पर अटैक किया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के 20 गांवों में पानी का संकट खड़ा हो गया है। जवाब में ईरान ने कुवैत में वाटर प्लांट को धुआं कर दिया। हॉर्मुज में आज 2 तेल के टैंकर्स पर भी विस्फोट की खबर है। इससे पहले कल अमेरिका ने चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को उड़ा दिया था। वीडियो भी सामने आया जिसमें पूरा टावर धुआं होते दिखाई दे रहा है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने हमले की पुष्टि की। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कंट्रोल टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीर भी शेयर की है। पिछले 1 हफ्ते में इस टावर पर यह तीसरा हमला है। जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि उसने ओमान में अमेरिकी रेडार को तबाह कर दिया है। अमेरिका के जमीनी हमले की धमकी के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरान कुवैत और बहरीन में घुस जाएगा और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। लेकिन इस बीच ट्रंप ने जीत का दावा कर दिया। We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. तो ये जो बात कह रहे हैं वो एक बार फिर से वेनेजुएला का प्रोफेसर रागी जी जिक्र कर रहे हैं। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ये बात अभी तक क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पाए हैं। और ये जो 7वें दिन हमला और ये लड़ाई जिस मोड पर आ गई है, मैं इसलिए मोड कह रही हूं कि वो एक पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, अब ये नया मोड दिखाई दे रहा है।
देखिए, वेनेजुएला के अभी कहाँ तक जाएंगे? वेनेजुएला के हैंगओवर से ये बाहर नहीं निकले हैं। उनको लगता था कि ईरान भी वेनेजुएला होगा, और हम सभी को लगता था कि ईरान शायद बहुत देर तक लंबी देर तक नहीं लड़ पाएगा। जिस प्रकार से बिल्डअप किया था अमेरिका ने, और जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल दोनों ने समवेकित अटैक किया था, और पहला दिन ही उनके जो फर्स्ट रैंक लीडरशिप था उसको सबको ख़त्म कर दिया था, उससे लगा था कि लड़ाई जो है वो बहुत दिन तक नहीं चलेगी, और ईरान के अंदर भी एक अपना विद्रोह पैदा जो था वो भी खुल करके सड़कों पर आएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। जो समझौता हुआ, समझौता में कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर ये एक इम्प्रेशन चला गया है लोगों के बीच में कि वो जो MOU साइन किया गया था वो एक प्रकार से अमेरिका की हार का दस्तावेज है। और लगभग यही बात ईरान के लोगों के लिए भी था। ईरान के अंदर एक जो कट्टरपंथी ग्रुप है उसके लिए लगता था कि हमारे पूरे नेतृत्व को खत्म कर दिया जाए, इससे बदला लेना चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है कि हम अमेरिका से बदला लें। वो भी समझौते के लिए तैयार नहीं था जी। तो MOU किसी तरीके से साइन तो हो गया, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ईरान ने वो ऐसी एक पहल कर दी जो जिसके बाद अमेरिका को एक मौका मिल गया कि फिर से वो युद्ध छेड़ दे। अब जो हो रहा है वो बड़ा खतरनाक दौर में आया है। पहले तक अमेरिकन बेसेस पर था या ईरानियन मिलिट्री बेसेस को अटैक किया जाता था, चाहे उसके ड्रोन के बेस हों, चाहे वो उसके मिसाइल बेस हों, उसके न्यूक्लियर प्लांट के अगल बगल वो बॉम्बिंग किया था। लेकिन अब जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया जा रहा है। तो वाटर सप्लाई को है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को, पुल को, रेलवे ब्रिज को उड़ा देने की धमकी ट्रंप ने दिया है। यदि ऐसा होता है तो इसका असर फिर हमको देखने को मिलेगा कि कुवैत के अंदर भी है, बहरीन के अंदर भी है। क्या ईरान कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान जो है इन सब पर अटैक, दुबई के पर अटैक करेगा? क्योंकि बहुत सारे दुबई में जो अमेरिकन जो ऑफिसेज हैं, अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज हैं, क्या उनको अटैक करेगा? क्या उसको चोट पहुंचा करके अमेरिका को धक्का देने की कोशिश करेगा? क्योंकि ईरान का लाखों करोड़ डॉलर जो है तहस नहस हो गया है इस युद्ध के दरमियान। तो उसकी इकोनॉमी को तो अमेरिका ने पंगु लगभग कर दिया है। आने वाले दिनों में यदि ये चीज़ें चलती रहती है तो ईरान की जो आर्थिक हालात है वो बहुत जर्जर हो जाएगा। संभवतः ट्रंप का निशाना यही है कि ये सारी चीज़ें यदि हम कर देते हैं तो हो सकता है कि जनता का विद्रोह अपने शासन के खिलाफ हो। लेकिन जिस प्रकार से सड़कों पर भीड़ उमड़ करके आई क्रिमेशन के दरमियान, वो एक अलग ही कहानी कह रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि तत्काल कोई अमेरिका की जनता, ये ईरान की जनता जो है सड़कों पर आकर के IRGC के खिलाफ विद्रोह करने की ये स्थिति राजकुमार जी कहीं से भी संभलने की है? क्या ईरान और अमेरिका एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आएंगे या ये जंग और विध्वंसक होगी? देखिए, बातचीत की संभावना तो नकार पाना मुश्किल है, लेकिन हाल फिलहाल इसकी संभावना नहीं लगती। और जब हम लोगों को ये लग रहा था कि हालात सुधर गए हैं, MOU साइन हो गया, बातचीत शुरू हो गई, उसके बाद जिस तरह से चीज़ें पलटी हैं और जंग लगभग पहले जैसी स्थिति में पहुंचने वाली है, और उस लिहाज से और भी खतरनाक है। अगर आप सिविलियन ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, तो मतलब और भी खतरनाक है। तो ये आने वाला वक्त बहुत अच्छा नहीं है। और दो चीज़ें जो थी, अभी रागी जी ने भी कहा, मुझे लगता है कि ईरान बदहाली का आदी हो गया है। आप देखें 1979 से उसके खिलाफ इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसकी अर्थव्यवस्था तो पहले से चौपट है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा खोने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत उसने प्रोग्रेस कर ली थी और बहुत पीछे चला गया जी। दूसरा, उसको एक बाई डिफॉल्ट फायदा जो हुआ, सत्ता की बात कर रहे हैं, ईरानी जनता की बात नहीं कर रहे हम। तो ईरान में जिस तरह खामेनेई की सत्ता के खिलाफ, कट्टरपंथी सत्ता के खिलाफ विद्रोह था, लोग सड़कों पर उतर रहे थे, वो एक तरह से लगभग मौन हो गया है और लोग अब सत्ता के समर्थन में ज़्यादा उतरे हैं अमेरिका के हमले के बाद। तो ये खतरनाक स्थिति का संकेत है। और अगर कुवैत और बहरीन में अटैक तो ईरान अभी भी कर ही रहा है, लेकिन अभी अमेरिकी अड्डों पे कर रहा है। लेकिन जब अंदर घुसेगा तो खाली अड्डों तक वो अटैक सीमित रहेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित होगा, जनता भी प्रभावित होगी। तो कुल मिला के खतरनाक भविष्य का संकेत है। और इन दोनों तीनों ताकतों को
समझाने की कोई कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, प्यार से हो, राजनीतिक दबाव से हो, कूटनीतिक दबाव से हो, वो जो भी होगा और जब भी होगा, फिलहाल तो वो होता, आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो होता नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है, और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। जैसे जैसे टकराव बढ़ेगा, रसिया के लिए बेहतर है कि अमेरिका यहाँ उलझा रहे हैं, चीन के लिए बेहतर है कि अमेरिका यहीं उलझा रहे हैं, दोनों के लिए नहीं तो उधर यूक्रेन के लिए यदि मदद के लिए अमेरिका आएगा तो रसिया के लिए खतरा है। इंडो पैसिफिक में अमेरिकी हलचल कम रहे, इसलिए ज़रूरी है कि चाइना चाहेगा कि अमेरिका यहीं पर अपना खर्चा करे, संसाधनों का खर्चा करे, उधर उसकी ध्यान ही नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि दुनिया की जो ये दो बिग पावर्स हैं, उनको उनकी इच्छा तो यही है कि ये युद्ध चलता रहे। दूसरी तरफ जो तेल का व्यापार है, उसमें भी रसिया को इसमें ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। रसियन तेल का जो मार्केट है वो बढ़ा है, तो ये भी मुझे लगता है कि एक कारण है। यही देश, जो दो देश हैं जो इसको इनको ईरान को समझा सकते थे, दोनों की दिलचस्पी समझाने में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी बात अब इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वहां पर जो बगावत की आग है वो भी बहुत बड़ी हो चुकी है। शहबाज और मुनीर दोनों को राख कर सकती है, ये एक ऐसी आग है। लोगों का गुस्सा सड़क पर ज्वाला बनकर निकल रहा है। मुनीर की आतंकी सेना दुम दबाकर भाग रही है, बच्चा बच्चा आजादी के तराने गा रहा है। महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, हर कोई सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान की दहशतगर्द हुकूमत को चैलेंज कर रहा है। मुनीर की बुस्टिल सेना निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला रही है, जिसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पीओके की आवाज दबाने की जितनी कोशिश हो रही है वो उतनी ही बुलंद होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने अब पाकिस्तान सरकार को फटकार लगाई है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने चिंता जताते हुए कहा है कि पीओके में जो हो रहा है वो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, बंदूक के दम पर लोगों की आवाज दबाई जा रही है, उनके अधिकारों का दमन हो रहा है, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार जो अड़ियल रवैया अपना रही है वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों को आतंकी संगठन बताकर उनका दमन करना गलत है और जल्द से जल्द सरकार को इन लोगों से बात करनी चाहिए। The Joint Awami Action Committee, or the JAAC, a movement behind the protests comprising traders, transporters, students, lawyers, activists and others, has been banned under anti-terrorism laws for allegedly threatening public order and security. Some of the group's leaders have subsequently been arrested. The criminalisation of a civil society organisation and imposition of strict limitations on gatherings raise serious concerns about infringements on the rights to freedom of expression, peaceful assembly and association. The High Commissioner calls for meaningful and inclusive political dialogue to address the underlying issues and grievances of the local population. ये जो बात हो रही है, पीओके में दमन हो रहा है, भारत तो बहुत लंबे समय से कह रहा है। अब वहां की आवाम भी बहुत ताकत के साथ अपने हक के लिए खड़ी हो रही है। कितने दिन शहबाज और मुनीर इस बगावत को कंट्रोल कर पाएंगे या दबा पाएंगे? देखिए, वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसका यूएन के अधिकारी भी जिक्र कर रहे थे, वो उसने साफ कह दिया कि उनका आंदोलन जो है वो ख़त्म नहीं होगा, उनका आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने ये मांग की है कि जिन प्रोटेस्टर्स को मारा गया है उनकी बॉडीज़ उनको दी जाए ताकि उनके जो अंतिम संस्कार है उसको किया जा सके। इस बीच में जो पाकिस्तान जो सेना है, जो वहाँ पर सरकार है, उसने 8000 रेंजर्स, जैसे हम या रेंजर्स जिन जो लोग समझते हैं यहाँ पैरामिलिट्री वहाँ की, तो उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया है हैवी वेपन्स के साथ। तो उनकी मंशा तो इस पूरी जो आंदोलन है इसको दबाने की है। बहुत बड़ी संख्या में जब आप इस तरह की फोर्स को डिप्लॉय करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, तो उसी की मंशा से ये सब किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर आवाम ये कह रही है कि पीओके ना आज़ाद है, ना डिस्प्यूटेड है। वो ये कह रहे हैं कि पीओके जो है वो ऑक्यूपाइड है। बिल्कुल ठीक बात। तो वहां की आवाम ये कह रही है और मुझे लगता है कि ये आंदोलन जो है अब रुकेगा नहीं। इसमें पाकिस्तान सरकार और जो वहां की मिलिट्री है उसको अच्छा खासा सबक सिखाया। मुझे तो ये लग रहा है सर, इसमें समीर जी डोमिनो इफेक्ट ना हो जाए कि यहां से तो बात उठी है, ये खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की आग को भी और सुलगा ना दे।
यही पाकिस्तान की सरकार को डर है? निश्चित रूप से पाकिस्तान में जिस तरीके से पीओके में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और जितना लंबा विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जनता का जो समर्थन मिल रहा है, सरकार हक्का बक्का है वहाँ की। बलूचिस्तान में जिस तरीके से वहाँ पर लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बीएलए ने जिस तरीके से वहाँ के सैनिकों को मारा, भी कल भी खबर आई कि उन्होंने 15 सैनिकों को मारा है वहाँ पर, 45 सैनिकों को वहाँ पर मारा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट है। एक तो आप आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके हो, आपके पास आपकी खाने पीने के लोगों को लिए सुविधा देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में पीओके के लोग अगर सड़कों पर उतर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग आपके सैनिकों को मार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर के लिए, उन्हें सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट है। और सबसे बड़ा संकट अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है, क्योंकि इसको हमेशा पाकिस्तान ने एक टेरर लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया। भारत के खिलाफ वहां से आप मिसाइल लॉन्च करो, वहां से आप आतंकवादियों को भेजने का काम किया। अब जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि भाई हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान ने तो हमको कब्जा करके रखा था, अब अलग मुल्क बनाने की जिस तरीके से बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि जो राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था कि पीओके तो चलकर हमारे पास आएगा, तो मुझे लग रहा है कि वो स्थिति आ गई है। और अब पीओके के लोगों को भी लग रहा होगा जो पाकिस्तान के कब्जे में है कि भाई जो भारत के पास है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, वहाँ किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, हमें तो भारत के साथ ही रहना चाहिए, हम भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान ने सेना ने वहाँ पे अनाधिकृत कब्जा करके रखा हुआ है। ऐसे समय में अगर वो जनता सड़क पर उतरती है और भारत का सपोर्ट मांगती है, भारत की तरफ आती है, तो मुझे लगता है अब भारत सरकार को देखना चाहिए। हो सकता है भारत सरकार उनको मदद कर रही हो, करेगी आने वाले दिनों में, लेकिन अब मुझे लगता है कि वहां जिस तरीके से जनता सड़क पर उतर गई है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमारे खुद का अस्तित्व होना चाहिए, हमारे साधन संसाधन जो सुविधा है वो सब हमारा है। यहाँ पर जो कोयले की खदान है वो हमारी, यहाँ के जो गैस संयंत्र है वो हमारे, यहाँ तमाम जो साधन है वो सरकार इस्तेमाल करती है पाकिस्तान की और हमें अभाव में रखती है। मुझे लग रहा है कि वो जागरूक हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रति उनका जो एक सिंपैथी आ रही है कि हमें भारत सरकार के साथ जाना चाहिए, एक उम्मीद जो भारत सरकार से वो लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये भारत सरकार के लिए अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि भविष्य का हिस्सा बता रहा है कि ये लोग भारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो दोहरा चरित्र है वो भी दर्शकों के सामने हम रख दें। वोट के लिए कैसे पीओके की जनता को भरमाने की कोशिश हो रही है, इसका पक्का सबूत आपको देती हूँ। शहबाज सरकार पीओके में चुनाव का ढोंग रच रही है और दूसरी तरफ यहाँ की आवाम का दमन कर रही है। सरकार में बैठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से मलाई खाना चाहती है, दमन का समर्थन और फिर दमन का विरोध भी। कल बिलावल भुट्टो ने डडियाल में रैली की और फिर देखिए उन्होंने कैसी चालाकी दिखाई। अगर रियासत पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन कायम कर सकते हैं, अगर रियासत पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा सकते हैं, तो हमारा दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, मेरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, खोले। क्या आपका इंटरनेट काम कर रहा है? ये किस किस्म की इंसाफ है? जिन्होंने दहशतगर्दी किया है, जो दहशतगर्द है उस दहशतगर्द को पकड़ो। जिन्होंने चोरी किया है, जो चोर है उस चोर को पकड़ो। लेकिन जिन्होंने नहीं की उसको क्यों सजा दे रहे हो? बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। बिलावल की पार्टी पीपीपी सत्ता में शामिल है। शहबाज की सरकार मुनीर के इशारे पर चलती है। ये सभी मिलकर पीओके में बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल पीओके जाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हमें तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह सिखाया था, बचपन से सिखाई थी कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। हमारे लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, अगर हमारे कश्मीर के माए बहने आंसू रो रहे हैं तो हमारे आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। अगर हमारा कश्मीर भाइयों के दिल दुखता है तो हमारा दिल भी खून के आंसू रोते हैं। क्या ड्रामा है रागी जी, क्या ड्रामा है? इसे ड्रामा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आप बताइए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लाखों लोग सड़कों पर हैं और वो मुजफ्फराबाद की तरफ जो है वो कूच कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बातचीत करने के लिए कोई नहीं है उनके यहाँ। जो उनके टॉप लीडर्स थे उनको पकड़ लिया गया है, उनको और पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है
कुछ के बारे में वहाँ कहा जा रहा है कि उनकी हत्या भी कर दी गई है। बहुत से लोग मारे गए हैं जिनकी लाशों के बारे में ये लोग मांग कर रहे हैं कि उन लाशों को दीजिए ताकि अंतिम क्रिमेशन करें। आपकी पार्टी पाकिस्तान में सत्ता में साझीदार है। आपके पिता जो हैं राष्ट्रपति हैं वहाँ के, क्या वो प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते? या वो आसिफ अनीर से बात नहीं कर सकते? क्या वो वहाँ के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और जिसको कहते हैं पावर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है, या सिर्फ वो अपने महल के अंदर बैठे हुए हैं? मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू है। और बात बिल्कुल सही है कि ये आग जो है, अभी देखेंगे कि 3 जगह तो एक पूरी तरीके से ये है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये आग लगी हुई है, बलूचिस्तान के अंदर आग लगी हुई है, बिल्कुल यहाँ है। जीए सिंध मूवमेंट अभी थोड़ा सा दबा हुआ है, उसकी लौ थोड़ी कमज़ोर पड़ी हुई है। सच पूछिए तो पाकिस्तान की सत्ता पर जो काबिज है वो पंजाबी लॉबी है, और यह जो पंजाबी सूबा है पाकिस्तान में यही संपन्न है, यही ताकत रखता है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी इसी पंजाबी सूबा का चलता है, और सारा माल जो है वाकई यही खाता है। और बाकी जो है क्षेत्र वो सारे के सारे इनके गुलामों की तरह उन्होंने रख रखा है। बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद होना चाहता है। जीए सिंध मूवमेंट एक बहुत मजबूत मूवमेंट चला था, बाद में उसको वो कमज़ोर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है वो अफ़गानिस्तान लगा हुआ है। अफ़गानिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं वो उसको समर्थन देते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो उसके साथ खड़ा है। तो एक ढंग से कहिए कि पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक स्थिरता बहुत जोर से है, रेबल्स बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है। अब उस चिंगारी को कौन देगा? उस थोड़ी सी चिंगारी को मदद कहाँ से मिलेगी? यदि वो उनको बाहर से मदद मिलती है, यदि उनके बाहर से फंडिंग होती है, यदि उनको आम सप्लाई बाहर से होता है और उनको कोई ताकत देने वाला देश खड़ा हो जाता है, तो आप निश्चित मानिए पाकिस्तान के 3 टुकड़े तो निश्चित हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की इस स्थिति को मैं एक और उदाहरण के साथ आपके सामने रखना चाहती हूँ। अब किसी भी देश की स्थिति क्या है, वहाँ के जो रहने वाले छात्र हैं, युवा हैं, जो वहाँ पर रोजगार पाते हैं या नहीं पा पाते हैं, उनका स्टेटस क्या है, उससे उस देश के स्टेटस के बारे में पता चलता है। पिछले साल पाकिस्तान में लगभग 10,500 छात्र स्टूडेंट वीजा लेकर ब्रिटेन पढ़ाई के लिए गए, लेकिन उनमें से 80% से ज्यादा छात्रों ने डिग्री पूरी होने के बाद ब्रिटेन से वापस आने से ही इनकार किया। पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर आयशा सिद्दीकी का दावा यह है कि उन्होंने ब्रिटेन सरकार से एसाइलम की मांग की है। डॉक्टर आयशा का कहना यह है कि एसाइलम मांगने वाले सभी छात्र गे हैं। छात्रों ने ब्रिटेन सरकार से कहा कि हमारे गे होने की वजह से पाकिस्तान लौटने पर हमारी जान को खतरा है। इस आधार पर ब्रिटेन सरकार ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली और उन्हें अपने देश में शरण दे दिया। आप खुद ये पहले बयान सुनेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि स्थिति एक्चुअल में है क्या। पिछले साल कोई 10,500 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि लीगल वीजे पे आए और फिर उन्होंने यहाँ डिग्रियां करने के बाद असाइलम क्लेम कर लिया। मज़े की बात यह है कि 80% ने ये क्लेम किया कि वो गे हैं कि और हम वापस जाएंगे, मारे जाएंगे, तो उनको दे दिया गया असाइलम। पाकिस्तानियों को अपने ही देश में अपनी जान का खतरा है या फिर ये सब झूठ चल रहा है? देखिए ये सब झूठ है। कोई रहना नहीं चाहता है पाकिस्तान में, वो बेहतर जिंदगी के लिए इसलिए अपने आप को गे बता के वहाँ ब्रिटेन में रह रहे हैं। ब्रिटेन में प्रॉब्लम है। अब वहाँ पर बाहर से आए हुए जो बाकी लोग हैं अलग अलग जगहों से, और खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी, अब जो है ब्रिटेन में एक दिक्कत का विषय हो गया। और खास तौर से पाकिस्तानी इतने वहाँ के पार्लियामेंट में इतना सवाल उठ रहे हैं इस मामले को लेकर कि किस तरह से वहाँ पर सारे क्राइम में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये तो दिक्कत है। अब देखिए अभी हम जो बात कर रहे थे पीओके की, उसमें मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर सारे इलाके इस वक्त बंद हैं। इतनी हालत खराब है। तो पाकिस्तान में अच्छी खासी हालत खराब है। और पाकिस्तान के लोग, जैसे वहाँ की एयरलाइंस का ये हालत थी कि वहाँ से जाते थे और उसका पूरा क्रू जो है वो यूरोप में उतर जाता था, वापस ही नहीं आता। पायलट भी नहीं आता था, प्लेन छोड़ के भाग जाते प्लेन छोड़ के भाग जाते थे। तो ये हालत तो काफी खराब है वहाँ।
आज कहानी कुर्सी की में चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए।